हम सेमिनार के लिए तो बाहर से एक्सपर्ट बुला लेते, कनाडा से, अमेरिका से, 2 घंटे 3 घंटे वो हमें बता के कागजों में चले जाते, लेकिन इन प्रैक्टिकल फील्ड जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है वो ज़रा डिफरेंट है। तो मैं किसी को इस पे वो नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी रेगुलेटरी अभी तक कंप्रोमाइज है और हमारी रेगुलेटरी अभी तक उस लेवल की सीरियस नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक प्लान और डॉक्यूमेंट्स में और जो है मीडिया के ऊपर बताया जाए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो, मेरा कहने का मकसद है, टेक्निकल लोगों के हाथ में नहीं होता। जो हमारा जो डिसीजन पावर होती हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो टेक्निकल लोग नहीं होते। जैसे डॉक्टर साहब नदीम साहब बैठे हुए हैं, जो ऐसे स्टेक होल्डर्स को ये इनवाइट करें, ऐसे स्टेक होल्डर को अपनी पॉलिसी के अंदर इनवाइट करें, वो इनको बताएं कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर बनना कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है। तो जो हमारे जो लोग होते हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन, जो हमारी पॉलिसी को डिजाइन करने वाले लोग होते हैं, वो बेसिकली नॉन टेक्निकल अप्रोच से होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कि उन्होंने कैसे इस चीज को कर रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जिसकी वजह से अभी हमारी फार्मास्यूटिकल्स जो है वो उस लेवल पे नहीं है कि हम उस पर ये डिस्कस कर सकें कि हम यूरोपियन मार्केट को या एशियंस जहाँ पे बेस्ट रेगुलेटरी चलती है, जैसे आप ये जो सेंट्रल एशिया है, ये है जो अच्छे कंट्रीज है, उनको हम अप्रोच नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान में या यमन में रहेंगे, या जो भी लो आप कह सकते हैं कि रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस जिन कंट्रीज में है, तो या डब्ल्यूएचओ के अंडर काम करते हैं, हम सिर्फ उनमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी कर सकते हैं। अब डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीकन कंट्रीज को इतना प्रमोट कर दिया कि अब अफ्रीका के अंदर बड़ी लेटेस्ट और मतलब आप कह सकते हैं एफटीए लेवल की कंपनीज डेवलप कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रक्चर अभी तक वही है। तो ये सारी जो एक प्रॉब्लम्स है क्रिएट है, नॉन सपोर्टिंग जो है वो हमारे एटीट्यूड है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो हमारे हैं मोस्टली का जो है वो बिहेवियर इस किस्म का है कि वो इस कल्चर को, इस सिस्टम को, इस कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम अभी फार्मास्यूटिकल्स में मैं कह सकता हूँ कि हम अच्छी क्वालिटी, अच्छा सिस्टम, अच्छा बेस होने के बावजूद हम उस लेवल पे नहीं है कि हम किसी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकें। Nadeem sir, you wanted to add something? जी जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि अभी तक हम WHO लेवल 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। हलीम साहब ने बेथा खूबसूरत बात कही थी। ये सारी चीज़ें आज से कोई 6-8 साल पहले बड़ी बड़ी कंट्रीज जो आपके इर्द गिर्द हैं, सऊदी अरब हो गई, फिलीपीन हो गई, दूसरे हैं, ये सब अचीव कर चुके हैं लेवल 3। लेवल 3 काफ़ी कार्रवाई की हद तक हो चुका है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें तो कुछ भी नहीं है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर मैं बताऊं कि आई वॉज एसोसिएट विद वायथ। हमने WHO प्री क्वालिफिकेशन करवाई, WHO आए, ऑडिट करके गए सारी चीज़ें। 3 साल तक के हम WHO के प्री क्वालिफाइड प्लांट में रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सपोर्ट नहीं की। सो एक जैसे मैंने कहा सस्टेनेबल मॉडल हो, सारी चीज़ें हो, तो उस पर काम होगा, उसके ऊपर बात भी होगी। हलीम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही क्लिनिकल रिसर्च की। 1% क्लिनिकल रिसर्च फंड या CRF के अंदर हर साल जाता है पैसा। 2012 से उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास कोई 8 अरब रुपया रखा हुआ है, 8 बिलियन रुपीस, जो आज तक ये सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम तो सिर्फ कहते हैं आप मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी का डाटा ही ले लें, यानी रजिस्ट्रीज करा लें। पाकिस्तान में स्ट्रोक कितना होता है, हार्ट अटैक कितने होते हैं, नमोनिया कितना होता है, डायबिटीज कितने होते हैं, कोई पैन पाकिस्तान बेसिस पे आ जाएगा तो हेल्थ पॉलिसी का बजट भी डिजाइन करने में और सही जगह पैसा लगाने में होगी। ये पैसा दे तो रहे ना हम, ये नहीं पता चल रहा। इंडिया की एक्सपोर्ट तकरीबन $20 बिलियन को पहुंचने वाली है बाय 2030 फॉर फार्मास्यूटिकल्स ओनली। ऑलमोस्ट डॉलर की बिजनेस वो सिर्फ ब्राजील से लेके अराउंड $1 बिलियन की एक एक कंट्री के साथ उनकी एक्सपोर्ट है। ये कहां जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया कि ये सारी चीजें करें, आप स्टैब्लिश करें चीजों को, हम देते हैं। ये जो हम देते हैं ये क्या है? लेट मी जस्ट गिव यू सम आइडिया। जो हम कहते हैं ना ये क्या चीज है। सिंगापुर offers a 400% tax deduction on the first $400,000 of qualifying local R&D spend under the Enterprise Innovation Scheme। इसके अंदर तमाम तर चीजें आ जाएंगी जिसमें R&D का जितना भी आपने सेटअप किया है उसके ऊपर जो बजट है उसमें सारा टैक्सेबल होगा 400% तक का, जिसमें उनकी सैलरीज,
उनका स्टाफ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स सब कवर्ड। इंडिया प्रोवाइड्स 100% डिडक्शन और इन हाउस R&D, सही है ना, जो 2020 से पहले 150 से 200% सुपर डिडक्शन थी उसको अब कम करके उन्होंने 100% कर दिया। एक्सक्यूज मी। एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव रिसर्च बॉडीज कैन स्टिल रिसीव 125 से लेकर 200% डिडक्शन, यानी बाहर से कोई आकर रिसर्च करेगा तो 200% तक टैक्स डिडक्शन है। इसके अंदर R&D इक्विपमेंट से लेकर तमाम तर चीजें, जो 5,000 करोड़ का पूल बनाया हुआ उन्होंने, जिससे भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। फ्रांस का 30% टैक्स क्रेडिट है जो 100 मिलियन यूरो तक है। जर्मनी 25 to 35% रिसर्च अलाउंस देता है, जिसमें स्पेंडिंग सीलिंग जो है वो 12 मिलियन यूरो तक है। नीदरलैंड 36% का है। स्पेन 25% बेस रखता है R&D टैक्स डिडक्शन का, जो 42% तक इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग पे चला जाता है। बेल्जियम 85% नेट इनकम डिडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग आईपीज के ऊपर है, जो कंबाइन है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल R&D credit gives 10 to 20% of qualified research expenses, which may go up to 25% of R&D cost. स्टार्टअप्स विद अंडर 5 मिलियन US डॉलर्स के अंदर जो है वो 500,000 तक का जो है फेडरल टैक्स रिबेट ले सकते हैं R&D में। आपकी कंट्री कुछ नहीं देती है, फिर रिसर्च कैसे होगी? हमें यही नहीं पता कि हम लोकल डाटा क्या है हमारे पास, किस तरह से हम उसको सपोर्ट करेंगे, कौन सी चीज जो हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी की होगी, कुछ नहीं पता। जब हम R&D की तौर पे क्या छोड़ दें, सिंपल रियल वर्ल्ड एविडेंस की स्टडी लेने जाते हैं कि एक दवा जो मार्केट में मौजूद है वो तो एक प्रोटोकॉल के तहत बनी है, आम हालात में वो कैसे काम करेगी, तो मुझ जैसे शख्स को जिसकी थोड़ी बहुत की अच्छी खासी जान पहचान है ड्रेप में और नेशनल बायोथिक्स कमेटी में, 6 महीने लगे हैं अप्रूवल लेने में। तो अगर मैं बाहर से कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ला रहा हूं तो 6 महीने तक कौन इंतजार करेगा, किस तरह से करेगा? बार बार कह के थक गए कि भाई इस चीज को सही करो, और ये नहीं कि वो नहीं कर रहे, वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन शायद एक जामे कोशिश जो होती है जहां सारे स्टेक होल्डर को बिठा के की जाए, वो नहीं हो पा रही। हम एक चमकदार सितारा है जिसका हर कोना बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं आ रहे हैं सब। एक दफा बैठ के तय कर लें कि होना क्या है। मैंने आपको फिगर्स दिए, मैं देख के हैरान रह गया, क्योंकि मेरे पास ये कुछ फिगर्स खासी पुरानी थी, लेकिन अब ये जो इतनी ज्यादा रिसर्च के ऊपर ही सिर्फ बात करूंगा मैं, जो मेरा एरिया भी है, नहीं हो पा रही चीज। ऑलमोस्ट अ मंथ बैक, 2, 3, 4, 5 अगस्त की बात है ये, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 20 दिन पहले, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोलैबोरेशन के साथ क्लिनिकल ट्रायल समिट ऑफ पाकिस्तान नम्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हुआ है। दुनिया जहां से लोग आए हुए थे, ट्रैप के लोग भी थे, खासी अच्छी बातचीत की। आखिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है सिलसिले में कुछ समझ में नहीं आता। वहां से अभी हम तशनई वापस आए कि जी हम तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट यहां बैठे हुए हैं, दुनिया में जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो आके काम करने के लिए तैयार हैं कि आपको ट्रेन कर देते हैं, सारी चीज सेट कर देते हैं। गवर्नमेंट अगर उसमें वन विंडो ऑपरेशन कर दे, गवर्नमेंट उसमें एक साथ देना शुरू कर दे, आपको टैक्स रिबेट मिले, तो बात हो। सिंगापुर में अगर आप प्लांट डायरेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल को, तो आपको 25 ईयर्स टैक्स रिबेट मिलता है। आयरलैंड आपको 25 to 30 ईयर्स का टैक्स रिबेट देता है अगर आप प्लांट वहां इरेक्ट करते हैं। पहले 5 साल तक आपसे जीरो टैक्स लिया जाता है, जीरो टैक्स, क्योंकि उन्हें पता है कि प्लांट स्टेब्लिश होगा, प्रोडक्शन शुरू होगी, बात आगे चलेगी, तब जाके बात होगी। जर्मनी आपको टैक्स रिबेट दे रहा है, फ्रांस के अंदर है, फिलीपीन आपको टैक्स रिबेट देता है, इंडिया देता है। चाइना की तो बात ही छोड़ दें, वहां तो गवर्नमेंट आपको इतने पैसे देती है कि आपकी प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो भी आधी रह जाती है, जिसकी वजह से आपको मार्केट पेनिट्रेशन में आसानी होती है। 100 रुपए की चीज आपकी जो 40 से 50 रुपए की बन रही होती है, और आपको फायदा होता है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको इतनी सब्सिडी दी हुई है कि आपको 50 रुपए में बेच देते हैं। कल जब आपके पास होता है तो ऐसा ऐसा प्राइस इंक्रीज करके वो मार्केट कैप्चर करते हैं। सो मेथडोलॉजी इज देयर, यू ऑल नो बेसिकली, एंड यू मीन्स द स्टेक होल्डर्स नो कि क्या करना है। सिर्फ एक विल पावर ही तो चाहिए करने के लिए, और कुछ भी। डॉक्टर नदीम साहब ने एक बात कही है कि डिफरेंट कंट्रीज की उन्होंने एग्जांपल्स कोट किए हैं कि जैसे 5 ईयर टैक्स, मतलब आप वो एक लिवरेज पीरियड देते हैं कि 5 ईयर आफ्टर स्टार्ट ऑफ प्लांट, और ऐसी चीजें। पाकिस्तान में मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, और ये जोक नहीं, मतलब रियल उसको आप जोक ले सकते हैं कि मैं एक प्लांट में था, वो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन था, और उसके बाद बोर्ड लगा हुआ था कि ये फार्म, मेरे पास उसकी कंसल्टेंसी थी, तो मैं वहां पे था, तो वहां पे पाकिस्तानी इदारा है,
ये ओल्ड एज वाले, वो आ गए, उन्होंने आके बाकायदा पुलिस लेके आ गए कि जी आपके यहाँ पे डेली 25 लोग आते हैं और ये काम करते हैं और आप हमें अभी तक हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पे करते। तो उन्होंने कहा यार ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अभी हमारा लाइसेंस नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, और ये हमारे जो है ये सारे लेबर है, ये तो ठेकेदार के वो आते हैं और यहाँ पे सिविल काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम। उन्होंने कहा जी ये आपका काम है, आपका नहीं, आपका बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप अब हमें कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दें। आप ये देख लें कि हमारा इदारा है, मतलब ये गवर्नमेंट का इदारा है, और वो ये है कि वो एक कंपनी का लाइसेंस नहीं हुआ, नथिंग दिया है, वो उन्होंने उसको कहा है कि जी तुम अब ये मजदूरों की भी कंट्रीब्यूशन जमा कराओ 25 बंदों की। तो टेस्ट रिबेट और ये चीजें तो हमारी गवर्नमेंट से अभी काफी नदीम साहब दूर रहे हुए, तो बड़ी मजाक खेज भी है, लेकिन सर नदीम साहब ने कहा क्वाइटली राइट के अगर हम कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें तो उसके साथ जो जुड़े एसोसिएटेड प्रॉब्लम वो तो सॉल्व साथ होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये मेरा क्वेश्चन था फ्रॉम डॉक्टर अशरफ के, एक तरफ जो साइड है दैट इज द पेशेंट साइड, वो कहता है कि जी दवाइयां बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव, आप ले नहीं सकते, एज यू ऑलरेडी सेड, आपको पता है। दूसरी साइड है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, रेगुलेशन के प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल वाइबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, वो कह रहे हैं हम सस्टेन नहीं कर पा रहे। ये दोनों बातें अगर ठीक है तो ये फेलियर किस चीज का है? ये सिस्टमेटिक फेलियर है, ये इकोनॉमी की जो जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स उनके अगेंस्ट है, उनके साथ है, क्या है ये, व्हाट इज इट? देखिए, वो हमारा एक है ना कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क में इसमें कोई भी खुश नहीं है, नोबडी इज हैप्पी। तो वो है बिल्कुल दोनों के पर्सपेक्टिव, आई आई अप्रिशिएट एंड आई रेस्पेक्ट सप्लाई साइड का भी और कंज्यूमर का भी। आप एक ह्यूज कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब हम आते हैं फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल की, तो मैं कहीं पढ़ रहा था, आप सारे लोग एक्सपर्ट हैं, कहते हैं 90% हमारा रॉ मटेरियल जो है तो वो इम्पोर्ट होता है, बाहर से आता है, वी डोंट प्रोड्यूस दैट। और इतनी वॉल्टाइल हमारा जो है तो एक्सचेंज रेट है कि लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी को तो वो भी एक इशू है। लेकिन अगर आप इसी को देखें कि अगर आपकी इंडस्ट्री जो है 90% रॉ मटेरियल के लिए बाहर के मुल्कों पे डिपेंडेंट है, तो आप कॉस्ट कैसे कंटेन करेंगे? कॉस्ट एफिशिएंसी आप कैसे लेकर आएंगे? एक इकोनॉमी ऑफ स्केल कैसे लेकर आएंगे? मतलब ये उनका एक जेन्युइन कंसर्न है। फिर ये है कि अगर आप देखें तो इंडस्ट्री का जो कंसर्न है वो इससे ठीक है कि दो चीजें होती हैं, एक होती है पॉलिसिंग, यानी आप पॉलिसीज बनाएं, ठीक है ना, एक होती है पुलिसिंग, ये आप डंडा हाथ में पकड़ के और शुरू हो जाए ना। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है अथॉरिटीज का कि आप डंडा पकड़ के इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं, ये दिस इज नॉट आई थिंक अ कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ एटीट्यूड। दूसरा ये कि अगर हम ये मान लें कि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न जो है वो हमारा 90% लोकल मार्केट है, हम नहीं compete कर सकते। जो आप बता रहे हैं, जो डेटा कह रहा है कि वो जो हमारी जो सारी एक्सपोर्ट्स हैं वो या तो जा रही हैं अफ्रीकन कंट्रीज और या सेंट्रल एशिया है, दैट्स इट। और मैं पिछले 2-3 बल्कि ज्यादा सालों से मैं जा रहा हूं और मैंने देखा है कि अफ्रीका इज डेवलपिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। मैं को पिछले दिनों गया हूँ 6-7 साल बाद केन्या, तो मैंने पहचाना ही नहीं कि नैरोबी ये वही शहर है, वही एथोपिया जाके अदीस अबाबा देखें, इस तरह सारे देखें। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मार्केट जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, दिस इज गोइंग टू डिमिनिश वेरी सुन, हमारा शेयर जरूर कम होगा। अब ले दे के रहेगा कि हमारी 30% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टीडीपी का डेटा कह रहा है कि वो अफगानिस्तान की हैं। तो हमारे पाक चमन और नंडी कोतल का बॉर्डर ठीक होगा तो एक्सपोर्ट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, वी अभी नो दैट, हमें पता है। तो इंडस्ट्री को ये भी एक थ्रेट है कि उसकी जो एक्सपोर्ट का जो ओरिएंटेशन है उसकी भी कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। और तो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो 90% रिटेलर जो लोग आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट करके मेडिसिन खरीद रहे हैं, ये दुनिया में बहुत कम मुल्कों में ऐसा होता है। मेरे ख्याल में अफ्रीका में भी अभी ऐसा नहीं होता। देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म कि आप उसकी कॉस्ट जो है कोई बियर करे।